जरा इमेजिन करो, तुम एक धूल भरी सड़क पर चल रहे हो। तुमने वहां से एक भी इंसान को गुजरते नहीं देखा, और तभी एक परेशान अजनबी दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आता है और पूछता है, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा है? और तुम कहते हो, क्या वो एक पैर से लंगड़ा है? क्या उसकी दाईं आंख से दिखाई नहीं देता? क्या उसकी पूंछ छोटी है? और क्या उसे पेट में दर्द है? वो अजनबी तुम्हें ऐसे घूरता है जैसे तुम कोई जादूगर हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, तुमने उस ऊंट को देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता? यही वो सवाल है जो आज की कहानी के बीचों बीच है। हेलो 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 एवरीवन। चाहे आप हमें पहली बार देख रहे हो या आप हमारी शानदार कम्युनिटी के रेगुलर मेंबर हो, इंग्लिश चैटर बॉक्स में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ये वही चैनल है जो इंग्लिश सीखना सच में एक्साइटिंग बना देता है। आज हम एक बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए नाटक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसका नाम है विजडम पेव्स द वे। एक कहानी जो प्राचीन और मशहूर शहर उज्जैन में सेट है। इसमें है 4 तेज तर्रार नौजवान, एक घबराया हुआ व्यापारी और एक ऐसा राजा जो वहां भी प्रतिभा पहचान लेता है जहां दूसरे लोग अपराध देखते हैं। इस कहानी में मिस्ट्री है, लॉजिक है, ड्रामा है और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एंडिंग है। तो आराम से बैठ जाइए, खुद को कंफर्टेबल बना लीजिए और चलिए साथ में चलते हैं उज्जैन। किरदारों से मिलने से पहले जरा सीन सेट कर लेते हैं, क्योंकि कहानी में कहां और कब क्या हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। नाटक की शुरुआत होती है एक चौड़ी धूल भरी सड़क से जो उज्जैन शहर की ओर जाती है। समय है दोपहर का, सूरज सिर पर है और तेज चल रहा है। गर्मी से हवा तक कांपती सी लगती है। दूर शहर दिखाई देता है, उसकी हल्की हल्की आवाजें हवा में तैरती हुई आती हैं। एक चहल पहल भरा शहर जो जीवन और उम्मीद से भरा है। और उसी शहर की ओर चल रहे हैं 4 युवा पुरुष, सफर से थके हुए, हारे हुए। उनके कपड़ों पर कई दिनों की यात्रा की धूल जमी है, लेकिन उनकी थकान के बावजूद उनकी आंखों में एक पक्का इरादा है। और यही आज का हमारा एक वोकैबुलरी वर्ड है, रिजोल्यूट। रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, यानी जो हार मानने को तैयार ना हो। और ये चारों ये पूरी तरह से रिजोल्यूट हैं। इनके नाम हैं रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त। और इनकी जिंदगी का एक बहुत ही अद्भुत दिन अब शुरू होने वाला है। रामदत्त अपने माथे का पसीना पोंछता है और सबसे पहले बोलता है। वो कहता है, हम घर से बहुत दूर तक सफर करके आए, फिर भी काम मिलने की उम्मीद अब तक हमसे दूर ही है। यहां एक बहुत सुंदर शब्द है, इल्यूड्स। इसका मतलब होता है हाथ ना आना या पहुंच से बाहर रहना। काम उन्हें अभी तक नहीं मिला है। वो सामने शहर में कहीं हैं, लेकिन अभी भी उनसे दूर है। हामदत्त पूछता है कि उन्हें सफर करते कितना समय हो गया है। शिवदत्त अंदाजा लगाता है, 1 हफ्ते से ज्यादा, शायद उससे भी अधिक। रामदत्त ठीक ठीक बताता है, 10 दिन। पूरे 10 दिन की पैदल यात्रा, तलाश और उम्मीद। लेकिन देवदत्त, जो शायद चारों में सबसे ज्यादा सोचने विचारने वाला है, अपने दोस्तों को प्यार से समझाता है कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। वो कहता है, 10 दिन तो जिंदगी के बड़े समय के सामने बहुत छोटा हिस्सा है। हो सकता है हमें अभी और बहुत रास्ते भटकने पड़े, तब जाकर हमें ऐसा काम मिले जो हम चारों के योग्य हो। क्या ही खूबसूरत और समझदारी भरी बात है। वो उनकी थकान को नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो बस उसे सही नजरिए में रख रहा है। फिर रामदत्त उनके साझा सपने को आवाज देता है। काश उन्हें उज्जैन के राजा से मिलने का मौका मिल जाए। उसे पूरा भरोसा है कि राजा उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लेंगे। हरदत्त, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचने वाला है, रुककर कहता है, राजा से मिलने का मौका पाना कोई आसान काम नहीं है। हमें एक रणनीति बनानी होगी। डिवाइस, एक और शानदार शब्द। इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना या कोई योजना बनाना। उन्हें अंदर जाने का एक तरीका डिवाइस करना होगा, एक रणनीति, एक प्लान। देवदत्त हमेशा की तरह शांत कहता है, चलो पहले शहर के दरवाजों तक पहुंचते हैं और फिर वहां से सोच विचार करेंगे। डिलिबरेट, यानी किसी फैसले से पहले ध्यान से सोचना और चर्चा करना। बहुत समझदारी भरी सलाह, एक बार में एक कदम। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, रामदत्त जमीन पर कुछ देखता है, कुछ ऐसा जिस पर ज्यादातर यात्री ध्यान ही नहीं देते। ऊंट के ताजा पैरों के निशान। और यहीं से विजडम पेव्स द वे सच में असाधारण बन जाती है। चारों युवक धीरे हो जाते हैं। वे उन निशानों को ध्यान से देखते हैं, हर छोटी बात पर नजर डालते हैं। निशान कितने गहरे हैं,
कितनी दूरी पर हैं, उनका पैटर्न क्या है और आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मन ही मन हर एक व्यक्ति उस अनदेखे ऊंट की तस्वीर जोड़ रहा होता है। हर आदमी उस ऊंट के बारे में कुछ अलग समझ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे बैठकर अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करें, हर दत्त दूर से किसी को बहुत तेजी से दौड़ते हुए आता देखता है। हेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी, आमतौर पर तब जब कुछ जरूरी या अचानक हुआ हो। शिवदत्त आंखें सिकोड़कर उस आते हुए आदमी को देखता है और कहता है, लगता है कोई व्यापारी है जो ऐसे दौड़ रहा है जैसे मुसीबत उसके पीछे लगी हो। और रामदत्त जोड़ता है, उसकी कॉन्टेनेंस देखकर लगता है कि उसने कोई बहुत कीमती चीज खो दी है। काउंटेनेंस कितना बढ़िया शब्द है। इसका मतलब होता है किसी इंसान के चेहरे का भाव, उसके चेहरे पर दिखने वाला हाल। और इस आदमी का काउंटेनेंस घबराया हुआ, परेशान, बेहद चिंतित। व्यापारी उनके पास पहुंचता है, हाँफ रहा है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। थोड़ी सांस संभाल कर वो बताता है, उसका ऊंट रास्ता भटक गया है। एस्ट्रे का मतलब होता है सही रास्ते से भटक जाना, खो जाना। और फिर ये चारों युवक कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो व्यापारी पूरी तरह हैरान रह जाता है। रामदत्त शांति से पूछता है, क्या आपका ऊंट किसी एक पैर से लमरा है? व्यापारी की आंखें फैल जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। शिवदत्त, क्या उसे दाईं आंख से दिखाई नहीं देता? अब व्यापारी हिल सा गया है। बिल्कुल सही, दाईं आंख, जैसा तुमने कहा। हरदत्त, और क्या उसकी पूंछ छोटी है? तुमने तो उसका पूरा सही वर्णन कर दिया। और फिर देवदत्त आखिरी चौंका देने वाली बात कहता है, क्या उसे पेट में दर्द नहीं है? व्यापारी तो पूरी तरह घबरा जाता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? बेचारा 2 हफ्तों से बीमार है। तुम जरूर कोई वैद्य या हीलर हो। और फिर चारों युवक कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उसका मुंह और भी खुला रह जाता है। हमें अफसोस है कि हमें नहीं पता आपका ऊंट कहाँ है। हमने उसे देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं। अब व्यापारी का हैरान होना गुस्से में बदल जाता है। उसका डर अब भड़क उठता है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरे ऊंट की हर बात पता है, फिर भी तुम कहते हो कि तुमने उसे देखा ही नहीं। तुम धोखेबाज हो। जरूर तुमने उसे चुरा लिया और बेच दिया। वो उन्हें जाने नहीं देता। वो उन्हें वहीं खड़े रहने को मजबूर करता है ताकि वे भाग न जाएं। और फिर वो चारों को सीधे महल ले जाता, खुद राजा के सामने। और वे चारों, वे शांति से जाते हैं, चुपचाप, बिना विरोध के, क्योंकि उन्हें छिपाना कुछ नहीं है। राजा के दरबार में जाने से पहले एक छोटा सा मोमेंट लेना चाहूंगा। अगर आप विजडम पेव्स द वे एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ कुछ सीख भी रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और YouTube पर हमारी इंग्लिश चैटरबॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिले जो एजुकेशनल भी हो और सच में देखने में मजेदार भी। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और कोई नया वीडियो मिस मत कीजिए। अच्छा, अब चलिए मिलते हैं राजा से। उज्जैन का राजा अपने सिंहासन पर बैठा है एक शानदार सभा भवन में, जहां की दीवारें समृद्ध पर्दों से सजी हैं, ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं और ऊपर सुनहरी छतरी टंगी है। एडॉर्न्ड का मतलब होता है सजाया गया, सुंदर बनाया गया। साफ है कि यह शक्ति और शान का स्थान है। राजा ध्यान से देखता है जब व्यापारी और प्रहरी उसके सामने झुकते हैं। क्या बात है जो तुम्हें मेरे दरबार में लाई है? प्रहरी समझाता है। व्यापारी इन 4 यात्रियों पर अपने ऊंट को चुराने का आरोप लगा रहा है। राजा आदेश देता है, आरोपितों को आगे लाओ। चारों युवक अंदर आते हैं। वे आदरपूर्वक झुकते हैं और ये बात ध्यान देने वाली है, इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद, चोरी के इल्जाम में राजा के सामने खड़े होने के बावजूद, जो उन्हें कठोर सजा भी दे सकता है, वे शांत हैं। न घबराहट, न चीख पुकार, बस शांत आत्मविश्वास, क्योंकि वे सच जानते हैं और सच उनके साथ है। राजा पहले व्यापारी की ओर मुड़ता है। व्यापारी अपना आरोप दोहराता है। इन लोगों को मेरे खोए हुए ऊंट की हर बात पता है, फिर भी ये कहते हैं कि इन्होंने उसे देखा नहीं। ये निश्चित ही चोर हैं। राजा सुनता है। फिर वो चारों युवकों की ओर मुड़ता है, एक एक करके, और उनसे खुद को समझाने को कहता है। सबसे पहले रामदत्त बोलता है। महाराज, मैंने पता लगाया कि ऊंट एक पैर से लमरा है।
राजा पूछता है, और तुमने ये कैसे डिड्यूस किया? डिड्यूस यानी तर्क और सबूत के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, ठीक किसी जासूस की तरह। और यहां रामदत्त बिल्कुल एक जासूस की तरह सोच रहा है। वो समझाता है, सड़क पर ऊंट के पैरों के निशानों से उसने देखा कि केवल 3 पैरों के निशान साफ और गहरे थे। चौथे पैर का निशान हल्का था, मुश्किल से दिख रहा था। इससे पता चला कि वो ऊंट लंगड़ा रहा था, एक पैर पर पूरा वजन नहीं पड़ रहा था। पैरों के निशानों के पैटर्न ने उस जानवर की तकलीफ की कहानी बता दी। राजा धीरे धीरे सिर हिलाता है। प्रभावशाली निरीक्षण, तुम्हारी नजरें सच में बहुत तेज हैं। अब शिवदत्त की बारी आती है। वो राजा से कहता है, ऊंट की दाईं आंख से दिखाई नहीं देता, और तुम इस नतीजे तक कैसे पहुंचे? शिवदत्त बताता है कि ऊंट ने सड़क के केवल बाईं ओर की फोलिएज खाई थी, यानी पत्तियां और पौधे। दाईं ओर की हरियाली बिल्कुल वैसी की वैसी थी, पत्तियां वही लटकी थी, बिना खाई हुई, बिना छुई हुई, जैसे किसी ने उन्हें देखा ही ना हो, क्योंकि सच में वे देखी ही नहीं गई थी। दाईं आंख देख नहीं सकती थी। राजा मुस्कुराता है। बहुत अच्छे तर्क के साथ कहा, इतनी बारीकी कोई साधारण यात्री नहीं देखता। अब हरदत्त, वो कहता है कि ऊंट की पूंछ छोटी है। राजा उत्सुक हो जाता है, समझाओ, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? हरदत्त बताता है कि उसने रास्ते में खून की छोटी छोटी बूंदें देखी, जो मच्छरों के काटने से हुई थीं। अगर ऊंट की पूंछ लंबी और ठीक होती तो वह आसानी से उन कीड़ों को उड़ा देता, लेकिन ये काटे जाते रहे और खून की बूंदें हर कदम पर गिरती रहीं। ऊंट के पास बचाव का तरीका नहीं था, कीड़ों को हटाने के लिए लंबी पूंछ नहीं थी। अब राजा सच में प्रभावित है। तुमने बड़ी सूझबूझ से तर्क किया और साथ ही बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन भी दिखाई। और आखिर में देवदत्त, वो कहता है, महाराज, मैंने देखा कि ऊंट के आगे के पैरों के निशान गहरे और साफ थे, जबकि उसके स्वस्थ पिछले पैर का निशान हल्का था। यह साउंड का मतलब होता है स्वस्थ। एक स्वस्थ पिछला पैर जिसका निशान हल्का था, क्योंकि ऊंट अपने पिछले पैरों को संभालकर आगे ला रहा था, बहुत सावधानी से, ताकि उसके पेट पर कोई झटका ना लगे। उसका हर संभला हुआ कदम उसके पेट के दर्द से बचने की कोशिश था। राजा पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। वो कहता है, अद्भुत, तुमने ऊंट को देखा नहीं, फिर भी तुम उसे जैसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारा तर्क बिल्कुल सही है और ऐसी बुद्धिमानी दिखाता है जो सिर्फ आंखों से देखने से भी आगे की बात है। फिर वो व्यापारी की ओर मुड़ता है। तुम्हारे आरोप बेबुनियाद और गलत थे। ये लोग चोर नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। व्यापारी चेस्टेंड यानी शर्मिंदा और पछतावा महसूस करता हुआ गहराई से झुकता है और दरबार से बाहर चला जाता है। उसका चेहरा शर्म से लाल है। और अब राजा कुछ सच में बहुत सुंदर करता है। वो इन 4 असाधारण युवकों की ओर देखता है जो दरबार में आरोपी बनकर आए थे, और उन्हें अपने पास स्थान देने का प्रस्ताव करता है। नौकरों की तरह नहीं, पहरेदारों की तरह नहीं, बल्कि सलाहकारों की तरह, अपने निजी परामर्शदाता, अपने भरोसेमंद मार्गदर्शक। वो कहता है, ऐसे मस्तिष्क बहुत दुर्लभ होते हैं और मेरे दरबार में इनकी बहुत कीमत है। तुम्हारी सलाह मेरे निर्णयों का मार्गदर्शन करेगी और तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य के लिए एक बीकन होगी। बीकन यानी एक मार्गदर्शक प्रकाश, कुछ ऐसा जो अंधेरे में रास्ता दिखाए। और क्या यही इस नाटक का शीर्षक हमें नहीं बताता? विजडम पेव्स द वे। बुद्धिमानी रास्ता बना देती है, आगे की राह साफ कर देती है, दरवाजे खोल देती है, 10 दिनों की भटकन को पूरे जीवन के उद्देश्य में बदल देती है। चारों युवक भावुक हो जाते हैं। रामदत्त आगे बढ़कर कहता है, महाराज, ये हमारे लिए ऐसा सम्मान है जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। शिवदत्त जोड़ता है, हम विनम्र हैं और हमारी क्षमताओं पर आपके विश्वास के लिए गहराई से आभारी। हरदत्त कहता है, आप जैसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक की सेवा करना एक ऐसा सौभाग्य है जिसे हम पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। और देवदत्त, वही शांत विचारक जिसने मुश्किल समय में अपने साथियों की आशा बनाए रखी, कहता है, हम अपने आप को आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं और जिन जिन बातों में आपको उचित लगे उनमें अपनी समझ और सलाह देते रहेंगे। राजा अपने सिंहासन से उठता है और स्वयं नीचे आकर उनसे मिलता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। 10 दिन की भटकन, 10 दिन की अनिश्चितता,
और ये सब उन्हें यहां तक ले आया। क्या ही कहानी है, सच में क्या ही शानदार कहानी है। और अब हम इसके शीर्षक को पूरी तरह समझते हैं, है ना? विजडम पेव्स द वे। इसमें टैलेंट नहीं कहा गया, इसमें लक नहीं कहा गया, इसमें पैसा, पहचान या ऊंचा दर्जा नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है विजडम, क्योंकि बुद्धिमानी किसी एक खास इंसान तक सीमित नहीं होती। जो भी उसे विकसित करना चाहे पा सकता है। जो भी रुककर, ध्यान से देखकर और सोचकर जीना सीखे, वो इसे पा सकता है। इन चारों के पास जेब में सोना नहीं था, उनके पास कोई सिफारिशी चिट्ठी नहीं थी, उनके पास राजा से मिलने का कोई तय समय नहीं था। उनके पास जो था वो था एक आदत, अपने आसपास की दुनिया को सच में देखने की आदत, और जो देखा उसे ध्यान से समझने की अनुशासित सोच। और वही आदत उसने उनकी जिंदगी का रास्ता बना दिया, उनकी कल्पना से भी आगे। और जाने से पहले भूलिएगा मत, विजडम पेव्स द वे के सभी प्रश्न और उत्तर बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी एक्सेस कीजिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से इंग्लिश चैटरबॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको जो कुछ भी चाहिए सब एक ही जगह पर है। कहानी, वोकैबुलरी, एक्सरसाइजेस और उत्तर। आपका पूरा लर्निंग कंपेनियन हमेशा आपकी जेब में। अगर इस वीडियो ने आज आपकी मदद की तो इसे एक थम्स अप दीजिए। इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीख रहा है। और हाँ, हमारी लगातार बढ़ती हुई इंग्लिश चैटरबॉक्स फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार तक ध्यान से देखना, तर्क से सोचना और सीखते रहना। विजडम आपका रास्ता भी बनाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।